गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सुबह सवेरे की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में वेलकम है, स्वागत है। आज सुबह सवेरे की करंट अफेयर्स की यह कक्षा जिसमें आपका 18 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर किए गए हैं, उनको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, इस कक्षा को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि आप डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास को जरूर देखा करिए और देखने के साथ साथ चीजों को दिमाग में बिठाया करिए। उसको बिठाने से आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होगी और रेगुलर जब आप किसी चीज से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके लिए यह प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो आप अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य और दिन का एक शेड्यूल बनाया करिए। डेली सुबह उठ करके एक निश्चित क्राइटेरिया बनाइए, एक निश्चित एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर काम करिए। इससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होगी और आप कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके बेहतर परिणाम के लिए यह करंट अफेयर्स की कक्षा शुरू है। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी से जुड़ा हुआ है। साथ में फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, उन सारी चीजों पे भी आप इंफॉर्मेशन वहां भी आपको मिलेगी। टेलीग्राम पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वीडियो की भी, और पीडीएफ फाइल वगैरह भी मिल जाती है वहां पर। तो आप पीडीएफ फाइल या वीडियो के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको अदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए, साथ के साथ चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की आज की कक्षा। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को, 13th ऑफ नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 2024 में 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है श्रीलंका करेगा। कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका को यह मेजबानी का कार्य सौंपा गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस शहर में 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का उद्घाटन किया गया? किस शहर में 55th राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का उद्घाटन किया गया? तो हाल फिलहाल में विजयवाड़ा में 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, किस संस्था ने उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइन अपनाने को कहा है? किस संस्था ने उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइन अपनाने को कहा है? तो यूजीसी ने यह गाइडलाइन अपनाने को कहा है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइन अपनाने को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? तो हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो आईसीसीआर के साथ समझौते की अगर बात कर रहे हैं तो आपके बिहार राज्य सरकार ने यह समझौता किया है। अपने राज्य के कलाकारों, आर्टिस्टों और अन्य सभी लोगों को इसमें बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाने के लिए समझौता किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा आईसीसीआर के साथ समझौता किया गया है। इंडियन काउंसिल कल्चरल याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने यह समझौता किया है।
अगली बात अगर देखा जाए तो ये देखिए श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ता है। और यहीं पे देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक बे हो गया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये पाक की खाड़ी है, ये पाक बे है, सॉरी पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है पाक बे के बाद। तो पाक बे को पाक जो जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये जाफना का रीजन है श्रीलंका में, जो भारत के नजदीक है। ये मन्नार का रीजन है, यहीं पे आपका रामेश्वरम हो गया, धनुषकोडी हो गया, ये सारा रीजन यहीं पे मौजूद है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, ये कोलंबो है उसकी राजधानी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा विजयवाड़ा में मैंने बताया कि हाल फिलहाल में आपका विजयवाड़ा जो है 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के लिए जाना गया है। ये देखिए 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है विजयवाड़ा में। अब विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। तो अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश का मैप है आपके सामने और आंध्र प्रदेश में ये आपका विजयवाड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है अगर इसकी बात किया जाए तो गुजरात के बाद ये लंबी तटीय सीमा के रूप में भी जाना जाता है। तट के किनारे किनारे काफी लंबी दूरी तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, G7 ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, यानी पहले देश कौन कौन से हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाले पहले देश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा हाल फिलहाल में G7 कंट्री के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का समझौता हुआ है। किसका? पाकिस्तान का और बांग्लादेश का समझौता हुआ है और इन्हीं दोनों को आपके G7 कंट्री के द्वारा ग्लोबल शील्ड पहल के माध्यम से धन प्राप्त हो रहा है, यानी ऋण मिल रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, G7 क्या है? G7 जो है 7 बड़े देशों का, विकसित देशों का, या जो तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ग्रुप है, जो अ, विश्व स्तर पर अपना समूह बना करके कार्य करता है। उसके बारे में आगे थोड़ा सा और डिटेल से जानेंगे। पहले अगला प्रश्न देखते हैं, IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि अगर ये बात किया जाए कि ICC जो है, अगर हम ये बात करें तो ध्यान रखिएगा कि IBSA की अगर बात किया जाए तो IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो 2022 में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 समूह के बारे में जान लेते हैं कि जी समूह क्या है, G7 समूह क्या है, ग्रुप G7 क्या है और ये क्या करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। ये G7 ग्रुप है, 7 देशों का ग्रुप है। ठीक है, याद रखना है। इन 7 देशों के ग्रुप में अगर बात किया जाए तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाला देशों का समूह है, जिसमें कनाडा हो गया आपका, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ग्रुप 7 भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रुप 7 भी कहा जाता है। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो G7 7 देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ठीक है, इसके बाद ये 2 देश हो गए उत्तरी अमेरिका के। ध्यान रखेंगे कौन कौन से देश हो गए उत्तरी अमेरिका के, कनाडा और अमेरिका उत्तरी अमेरिका के देश हो गए। इसके अलावा यूरोप के देशों में आएंगे तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये यूरोप के देश हो गए। और
और अगर बात किया जाए तो जापान एशिया का देश हो गया। तो 2 उत्तरी अमेरिका के देश, 4 आपके यूरोप के देश और 1 आपका एशिया का देश G7 में शामिल है। इससे पहले G8 ग्रुप भी कहा गया था। रशिया इसमें शामिल था, लेकिन रूस अब अलग हो चुका है, इससे याद रखिएगा। समूह अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज के रूप में भी इंडिकेट करता है। कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। साथ में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो प्रमुख सिद्धांतों में क्या है? फ्रीडम हो गया, स्वतंत्रता हो गया, मानवाधिकारों की सुरक्षा हो गया। साथ में अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र और कानून का शासन हो गया, समृद्धि और सतत विकास, ये सब इसके प्रमुख लक्ष्य हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर ये कार्य करता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका काम क्या है, शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। इस तरह यह G7 बन गया। तो 1975 में 6 देश इसमें शामिल थे, फिर कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बैठक 1975 में हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार किसने जीते? तो हाल फिलहाल आपकी पॉप गायिका हैं टेलर स्विफ्ट, उन्होंने एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड में 4 पुरस्कार जीते हैं 2022 में। अगला है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड पोशोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड पोशोको का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसका नाम बदलकर पोशोको का नाम बदल करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया है। ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? अगर बात किया जाए तो किस राज्य ने हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा, केरल ने अवार्ड जीता है। केरल में याद रखिएगा पेरियार अभ्यारण्य है, साथ के साथ यहाँ पर वेम्बनाड लेक है। ठीक है, वेम्बनाड झील यहाँ की सबसे लंबी, और कयाल झील है। यहाँ पर जो भी लैगून झीलें पाई जाती हैं वो केरल में, उसमें कयाल लेक के नाम से जाना जाता है, कयाल झील माना जाता है। लैगून झीलें होती क्या है कि खारे पानी की झीलें होती हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। साथ के साथ अगर कहा जाए तो केरल को मशालों का राज्य भी कहा जाता है। यहीं पर इलामले की पहाड़ियां हैं, जिसे इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। ये सारी बातें भी ध्यान रखेंगे। तो हाल फिलहाल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड्स का विजेता कौन रहा है? तो आपका केरल रहा है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? हाल फिलहाल में ई कुंभ पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ई कुंभ पोर्टल। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति महोदया है, जिनके द्वारा ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है, यहाँ प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? कौन कौन इसके चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किसे प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आईएएस है गौरव द्विवेदी, उनको सीईओ नियुक्त किया गया हाल फिलहाल प्रसार भारती का। तो याद रखिएगा, प्रसार भारती का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये आईएएस है। इसके बाद किस संस्था ने मराठी भाषा में डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित शैक्षिक पुस्तकों का शुभारंभ किया? तो अगर बात किया जाए तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने
मराठी भाषा में डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित शैक्षिक पुस्तकों का शुभारंभ किया? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि किस संस्था ने मराठी भाषा में डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित शैक्षिक पुस्तकों का शुभारंभ किया है। तो AICTE ने किया है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, कमल अचंता शरत, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, कमल अचंता शरत, इन्हीं के चुना गया है, इन्हें प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कमल अचंता शरत को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये है कमल अचंता शरत, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हीं को यह इस बार का खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है, जो भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस पुरस्कार में अगर बात किया जाए तो क्या दिया जाता है, देख लीजिए, एक बार जान लेते हैं। टेबल टेनिस स्टार अचंता शरत कमल को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 14 नवंबर के दिन इसकी घोषणा हुई। आने वाले 30 तारीख को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 समारोह के दौरान उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अचंता भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर है। उन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कुल 7 गोल्ड मेडल जीते थे। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, अचंता शरत को दिया जा रहा है टेबल टेनिस के लिए। पहली बार 1991 में दिया गया था। नकद राशि के रूप में इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। प्रथम विजेता इसके रहे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद की अगर बात किया जाए तो वो आपका चेस से संबंधित है, याद रखिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री ने जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल फिलहाल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जो है, जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। कहाँ किया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अब देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण आपके नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने लीड IT सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत और किस देश ने मिलकर के लीड IT सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि स्वीडन ने इसकी मेजबानी की है। किसने की है? स्वीडन ने लीड IT सम्मेलन की मेजबानी की है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल फिलहाल में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है मित्रों? ध्यान रखना है, यह 8वें स्थान पर रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय गीता का आयोजन किया जाएगा? अगला प्रश्न आपका है, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय गीता का आयोजन किया जाएगा? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ अंतरराष्ट्रीय गीता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिए। कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा आदि के क्षेत्र के पास है, तो याद रखिए कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। अगला 17 नवंबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो 17 नवंबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने गानों में प्रतिबंध हथियारों के प्रदर्शन पर लगा दिया? यानी किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो हाल फिलहाल पंजाब सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पंजाब सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो इन्होंने वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है? तो याद रखना है कि पेशा जो है पंचायत विस्तार अधिनियम आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत हो गई है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है आपकी 8 अरब हो चुकी है। कितनी हो चुकी है दोस्तों? 8 अरब की जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का आज का सेशन रहा, आज का आपके प्रश्न रहे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे मैंने डिस्कस किए, जिससे आप सारी चीजें कवर कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जब देखिए तो पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और इस नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, इसे 1-2 बार देख लीजिए। साथ में इसकी पीडीएफ फाइल मैं बहुत जल्दी ही आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डेली अपलोड करूंगा, जिससे आपको बाद में पीडीएफ में भी चीज़ें मिल जाएं, आप वहां से देख सकें। ठीक है, तो मैं सुधाकर सिंह आज के इस सत्र से विदा लेता हूं, और आप सभी लोगों से विदा लेने के साथ साथ मैं कहूंगा कि चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक जरूर करिए, जिससे अन्य लोग जुड़ सके। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।